अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग पब्लिक। हैप्पी मंडे और इतने ज़बरदस्त से मौसम लाहौर, उसके साथ आप सबको मेरा सलाम। मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वाकई भाई ये बात तुमने सही कही है। मौसम बहुत अच्छा इतने है। दिनों की शदीद गर्मी के बाद को सुख का सांस मिला है। और वो कल रात पहले तो बड़ी गंदी आंधी थी, इतनी शदीद मट्टी के जिसकी कोई हद नहीं। और मैं उस वक्त सड़कों पे था, तो मट्टी और वो जो हमने पोल्यूशन फैलाई हुई है, पॉलीथीन बैग हवा में यूं उड़ रहे थे जिसकी कोई हद नहीं, तो उसका कोई बयान नहीं किया जा सकता। और उस गंदगी को देख के ये लग रहा था कि एक बार फिर अपील की जाए कि खुदा के लिए ये पॉलीथीन बैग से निजात हासिल कर लें। ये एनवायरनमेंट के रास्ते में बहुत बड़ा एक हैजर्ड है। लेकिन रात से जो तेज हवाएं चल रही थी ना, उससे मट्टी तो उड़ी काफी ज्यादा, लेकिन वो मुसलसल हवाएं चलती रही तो सुबह तक जरा फिल्टर्ड हो गई थी थोड़ी सी ना। तो अब मैं जब ऑफिस आ रही थी, इतना जबरदस्त मौसम था। आज हरमीत हमें बिल्कुल जला नहीं सकता, किसी सूरत नहीं जला सकता कि हमेशा वहाँ पे मौसम इस्लामाबाद में बहुत अच्छा होता है, लेकिन आज लाहौर का मौसम भी बहुत अच्छा है। हरमीत कैसे हैं आप, और वहाँ पे मौसम के क्या हाल चाल है? हरमीत से हमें राब्ता हो जाएगा थोड़ी देर में। हरमीत का हमारी आवाज हरमीत जो है ना, वो मुझे लगता है कहीं चाय का कप लेके बैल्कनी पे चला गया, जब वो हमेशा करता है ना। अच्छा हो गया हाँ वो करता है। चले हम जल्दी से चलते हैं। हमने आज का हमारा रन डाउन किया है, उसकी बात करते हैं। तो उसके बाद आज हमने क्या क्या करना है, टॉप स्टोरी पे टॉप पे जो इस्लामाबाद की बात कर रहे थे, हरमीत से हमारा राब्ता बहाल होता है, तो उनसे जानते हैं कि वो जाएंगे या नहीं जाएंगे लॉन्ग मार्च में। लेकिन बाकायदा एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया है कि 25 मई को होगा लॉन्ग मार्च। सर एक बार फिर से पावर शो, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा सर अच्छा इनिशिएटिव है कि पाकिस्तान भर में अब पोलियो मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया जाएगा, और ये कैंपेन जो है कब शुरू होगी कब खत्म होगी, कैसे ड्राइव करेंगे इसको, इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। सर एक बुरी खबर भी है जिसको प्रोग्राम में डिस्कस करना भी जरूरी है, उस पर काबू पाना भी, कि बलोचिस्तान के जंगलात में लगने वाली आग पर ताहाल भी सर काबू नहीं पाया गया। आगे दरख्त कम है और जल जाएंगे, क्या करेंगे हम, इस पर बात करेंगे। डेमेंशिया याददाश्त के मसाइल की कैसी बीमारी है कि आप शॉर्ट मेमोरी लॉस, लॉन्ग मेमोरी लॉस आपका होना शुरू हो जाता है, ये किस एज में होती है, कैसे होती है, इससे कैसे बचना है, इसके आज के प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। अब मेरे बारे में सर अगली खबर कि गर्मियों में मेकअप कैसे करना है। सर मेरे बारे में और मेरे साथ जो स्क्रीन के उस तरफ हमें देख रही है सारी खवातीन, उनके लिए कि गर्मियों में कैसा मेकअप करना चाहिए, नो मेकअप लुक कैसे करनी चाहिए, इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शहीद एसएसपी चौधरी असलम की जिंदगी पर मबनी ये फिल्म है जिसका नाम भी चौधरी ही है, इसको भी बताएंगे सर आज के प्रोग्राम में। ठीक है, तो हम डेली डोज की तरफ चलें सबसे पहले। सर आज की डेली डोज से भी पहले बल्कि खबर जो है वो ये है कि कल बहुत ही अच्छा वाकया हुआ। एक मतलब अच्छा वाकया इस तरह से कि हाई कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया और 8 बजे अदालत लगाई गई। जस्टिस अमीर भट्टी ने हुक्म दिया कि 10 बजे तक जो तालिबा अगवा हुई थी शादबाग से, उसको बाजियाब करवाया जाए। मैट्रिक की ये तालिबा थी सर, मंगनी खत्म होने पे उसके मंगेतर ने, एक्स मंगेतर ने उसको अगवा कर लिया, और मेरे ख्याल से आरिफ वाला कोई जगह है जहाँ से इसको अब बाजियाब कराया गया है। सर अच्छी खबर ये है कि अगवा होने के फौरी बाद फौरी एक्शन लिया, इनिशिएटिव लिया और बच्ची को बाजियाब करा लिया। लेकिन सर वो भी तो देखें, मेंटालिटी तो चेक करें कि मंगनी तोड़ी किसी भी वजूहात की बिना पे तोड़ी होगी, लेकिन ये अच्छा इनिशिएटिव था पुलिस की तरफ। और अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया, जिंदगी भी खराब की आपकी और अपनी जिंदगी भी बर्बाद की। उसकी वजह यह है कि अब सारी जिंदगी ये जो इन्होंने हरकत की है, इनको जेलों में ज़ाहिर बंद किया जाएगा। कड़ी सजा मिलनी चाहिए सर, ताकि जो लोग हैं ना सर, देखिए पहले मामला बड़े ज्यादा होते थे तेजाब गर्दी के, कि मंगनी तोड़ दी या तलाक का मुतालबा कर दिया या एक्सवैजी कोई मसला हुआ तो तेजाब फेंक के बच्ची की जिंदगी भी खराब कर दी, अपने आप को भी जेल में फेंक दिया। अब ये है कि इस इनिशिएटिव के बाद, फौरी कार्रवाई के बाद लोगों को ये पता चलेगा कि आपने इस तरह की हरकत नहीं करनी। लोगों को पता चलता है, लेकिन लोग जहालत में अपने करते हैं। मेरे ख्याल में एक बार फिर उनकी याद दहानी होगी, ये याददाश्त में उनके अगर ये चीज़ रह जाए, खुदा के लिए इस तरह की हरकतों से बाज आएँ। ये मंगनियाँ रिश्ते ये अल्लाह की तरफ से होते हैं, आपने बनाए हों, जो जोड़े तो कहते हैं आसमानों पे बनते हैं, तो ये इसको दिल पे लगा के इस तरह की हरकतें करना, भाई अगर कोई आपसे नहीं करना चाहता शादी तो उसको हक हासिल है। आपकी मर्जी है ना कि आप किसी से करना चाहते हैं, लेकिन दूसरे की मर्जी तो नहीं है भाई। आपस के 100 मामलात होंगे, फैमिली के मामलात होंगे, जोड़े ऊपर बनते हैं। इसी सर अगली खबर भी उसी से देखो ना, वो स्पेन की जो 2 बहनें आई थी परसों तरसों, जबरदस्ती उनकी शादी की जा रही थी, और वो के इलाके में एक गांव में उनको शादी मतलब वो जबरदस्ती निकाह किया गया, उन्होंने इनकार किया और वो उनको गोली मार के मार दिया। ये भी इसी तरह की जहालत का नतीजा है। पकड़े गए और अब बाकी उम्र जो है वो उन्होंने जेल में गुजारनी है। अल्लाह करे जेल से भी ज़्यादा सख्त सज़ा उनको मिले। हरमीत हमारे साथ मौजूद है, पहले हरमीत का हालचाल पूछते हैं, फिर इस हवाले से बात करते हैं। जी हरमीत, अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। रोज साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि गुजरात में ये दूसरा ऐसा वाकया है, इससे कबल भी एक वाकया इस तरह ही का हुआ था और बड़ा अफसोसनाक है कि जिसने शादी नहीं करनी, जिसने आपके साथ रिश्ते में नहीं आगे रहना ही नहीं है, तो आप उसको ज़बरदस्ती कैसे कर सकते हैं। और ये जो कल का वाकया हुआ है बहुत ही अफसोसनाक है, लेकिन हम देख रहे हैं कि क्या हुआ, वही लोग फिर दोबारा पकड़े गए। अब वो ज़माना चला गया है क्योंकि सीसीटीवी कैमरे हैं, बहुत सारी चीज़ें, सोशल मीडिया खबरें आ जाती हैं, तो आपकी गिरफ्त जो है वो शिकंजा कसा जा सकता है। अच्छा देखिए हरमीत और अब्दुल रऊफ साहब, देखिए हम शादियों की बात कर रहे हैं, मंगनी की बात कर रहे हैं, अपनी मर्जी की बात कर रहे हैं। आपने कहा जोड़े आसमानों पे बनते हैं, वाकई राइट है। डेली डोज की हमारी पहली खबर जो है ना सर, वो यही है कि अगर आपने शादी करनी हो, अगर मोहब्बत प्यार आपको हो जाए, तो वो किस्मत की बात है कि अब ये देखिए अमरीकी शहर शिकागो की सर ये डॉक्टर है जो कि शादी करने गुजरावाला डायरेक्ट पहुंच गई है। गुजरावाला वो भी दर्जी से। सर बड़ी डिमांड नहीं, दर्जी क्या करें इनका पता नहीं भाई, मतलब ये इस तरह की खवातीन कपड़े नहीं सीते, दिल सीते हैं। हाँ। मिलती कहाँ है रोज साहब, मिलती कहाँ है? ये हरमीत से पूछ रहा जिसका दिल कर रहा है ऐसी खवातीन कहाँ मिलती हैं। प्रोड्यूसर को भी यही कह रही थी कि आप लोग सब शर्म करो कि वो देखे सर वो दर्जी है और अमरीकी डॉक्टर वहां से शादी करने यहाँ आ गई है, लेकिन यहाँ पे क्या हाल है आप लोग? अच्छा मैंने अभी तक इनकी तस्वीरें नहीं देखी, लेकिन हरमीत पहले इससे जो शादियां होती हैं ना, जो बाहर के मुल्क से को आ जाती हैं, वो अच्छी खासी उम्रें होती हैं। और यहाँ जो कोई मजदूर दर्जी मोमर खवातीन होती हैं, ज्यादा मोमर खवातीन होती हैं और ऐसा लगता है कि कभी भी पाँव मतलब खबर की ओर है, एक दूसरा इस साइड पे है। लेकिन हाँ, लेकिन ये भी हैरानी की भी एक महारत है कि पाकिस्तानियों की महारत हासिल है कि कहीं ना कहीं से फंसा के इधर ही बुलवा लेते हैं। हाँ, लेकिन बहरहाल चलो ये हुआ, अच्छी बात उसमें कि खातून जो है वो लेडी डॉक्टर मैग इसका नाम है, रावाली के कस्बे में ये आई है और रावाली में आके इसने इस्लाम कबूल किया, मज़हब भी अपना तब्दील कर लिया अपने मियाँ के कहने के ऊपर। हानिया उसका नया नाम रखा गया। और टेलर मास्टर मलिक महबूब अली, सर उसके महबूब का नाम भी महबूब है। महबूब का नाम भी महबूब है, ये बड़ी मजे की बात है। वो उसको बहुत महबूब है कि शादियों और अलैदगी इस हवाले से हम निकलें तो आगे चलें, एक पुरानी गाड़ी की किस्सा बयान करते हैं। आगे जो किस्सा है ना सर, वो किस्सा ये है कि 66 साल पुरानी कार जो है, जिसको मर्सिडीज बेंज की वो कार है, 1955 में, ये देखो उसके बाद से लेके अब तक इसको नायाब तरीन कार कहा जाता है, जैसे जिसकी हो गई नीलामी। ये स्क्रीन पर हम दिखा भी रहे हैं और ये तो ब्रांड है और काफ़ी इन ब्रांड है, आप जानते हैं मर्सिडीज को, लेकिन इसकी कीमत जो है जो करंटली बताई जा रही है वो सर बता रही है 29 अरब रुपए। सर नीलाम होगी, ये किसने खरीदी होगी? हाँ, लेकिन ये जो विंटेज कार्स होती है ना, जो इस तरह की नायाब गाड़ियाँ होती हैं, ये इसके शौकीन बड़े लोग दुनिया में पाए जाते हैं। मैं ये बताऊं कि मैं डिट्रॉइट का इलाका जो अमेरिका में है, वहाँ पे मिशिगन स्टेट में, अच्छा, तो वहाँ पे हर साल जुलाई अगस्त के महीनों में, गर्मियों के महीनों में एक पुरानी गाड़ियों का वो फेस्टिवल लगता है, एग्जीबिशन फेस्टिवल लगता है। लोग पुरानी गाड़ियां लेके सड़कों के ऊपर आते हैं, उनको दौड़ाते हैं, चलाते हैं और वो दिखाते हैं, और दोनों साइड पे सड़कों के खड़े होते हैं लोग। ये बताऊं कि अमेरिका में कार इंडस्ट्री जो है वो इसी डिट्रॉइट के इलाके से शुरू हुई थी बहुत लॉन्ग टाइम बैक, और उस वक्त बहुत फैक्ट्रियाँ होती थी। अब वो फैक्ट्रियाँ नहीं रहीं, इतनी ज़्यादा तादाद में वहाँ पे चली गई हैं, क्योंकि जापान में शुरू हो गई कार जब से बननी, उस वक्त तक जहाँ पे वो ख़राबी आ गई। लेकिन लोग अभी तक उसकी याद में पुरानी गाड़ियाँ लेके आते हैं और वो गाड़ियाँ दौड़ाते हैं। लोग बड़ी मोहब्बत करते हैं इन विंटेज और क्लासिक कार्स। हाँ, 1955 के बाद अब इसकी नीलामी हुई है सर, उसकी मेंटेनेंस का टाइम पीरियड होगा, वो इस हालत में होगी कि किसी ने इतनी बड़ी कीमत अदा कर दी है ना सर, उसकी 29 अरब रुपए। तो लोग अपनी गाड़ी से बड़ी मोहब्बत करते हैं। अरमीत, आपका ख्याल है? लड़कों के बारे में तो ये कहा जाता है कि लड़के तो अपनी गाड़ी से बहुत मोहब्बत करते हैं, बीवियों की तरह रखते हैं अपनी गाड़ियों को, ऐसे ही है? फिर बीवियों का तस्करा कर दिया। अरमीत को मेरे ख्याल से हमारी आवाज़ क्लियर नहीं जा रही है, मर्जी की बात थी, खैर। लेकिन चलिए सर, आप अपनी गाड़ी कैसे रखते हैं? अच्छी रखते हैं? मैं अपनी गाड़ी को बड़ी ध्यान से रखता हूँ और मेरे पास एक 2007 का मॉडल है, एक गाड़ी अभी नहीं है, लेकिन यह है कि 2007 वाला भी मैंने बहुत वेल मेंटेन रखा हुआ है, उसकी बहुत हिफाजत करनी पड़ती है। यकीन है आप गाड़ी हमेशा जो है वो जो भी आप रखें उसकी हिफाजत करें। अगली खबर पे चलते हैं सर जी। डेली डोज की हमारी अगली खबर जो है सर वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी है। 36 घंटों का रिकॉर्ड एक मोहम्मद शख्स, काफ़ी बूढ़ा है, जिसकी उम्र जो है वो 51 साल है सर, और उसने सर झूला झुलाए गए, सुबह 6 बजे झूले पे बैठे, अगले दिन शाम को उतरे। कैसे किया होगा सर? और उन्होंने बीच में 5-5 मिनट को
ब्रेक 1 घंटे बाद थी, लेकिन ली नहीं सर उसने। उन्होंने वो नहीं ली ब्रेक, उन्होंने उसकी बजाय बस नींद के टाइम पे इकट्ठी थोड़ी सी ब्रेक ले ली, शॉर्ट ब्रेक, और उन्होंने वो ब्रेक लेके अपने सस्ता लिया थोड़ा सा। अब वो कहते हैं कि मेरी टांगों में ऐंठन है ऊपरी हिस्से में थोड़ा सा, लेकिन यह है कि मैंने कर लिया। और ये भी नहीं कि सिर्फ बैठ के हल्का हल्का झूला ले रहे हो, तेज तेज झूले ले रहे हैं और सर चकरा जाता है बंदे का आधे पौने घंटे के बाद। हाँ, और ऊपर से उम्र भी इतनी हो आपकी सर। हाँ, लेकिन मेरा मतलब है कि वो पता नहीं कितना अपने आप को, हम हमेशा ये बात करते हैं, ये रिकॉर्ड तोड़ने आसान बात तो लगती है, हम कह रहे हैं 36 घंटे ये किया, 24 घंटे ये किया, लेकिन हमें ये नहीं मालूम होता कि इसके पीछे कितनी एक्सरसाइज बाकायदगी से होती है। और सर पुराना जो रिकॉर्ड था सर वो 34 घंटे का था। 34 घंटे का पुराना रिकॉर्ड था, तोड़ने के लिए एडी चोटी का जोर लगाया इन साहब ने। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, कितनी ज्यादा कोशिश करते होंगे पहले, है ना, प्रैक्टिस। नहीं, चलिए देखते हैं, हरमीत से पूछते हैं। हरमीत, इस खबर के बारे में आपका क्या ख्याल है? 36 घंटे मुसलसल झूले पे बैठ के झूला झूली जाओ, आप खुद झूल जाते हैं ऊपर से। अच्छा, हरमीत साहब, हमारा कनेक्शन इस्लामाबाद से थोड़ा खराब लग रहा है। वो वहाँ का जो फिजाई निज़ाम, हवाई निज़ाम को थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। हरमीत हमारे साथ आ जाएंगे। हम चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ, और अगली खबर ये है कि अमेरिका से ही है। कचरे से भरा लिबास पहनने वाला एक शहरी जो है वो कचरे से भरा 28 केजी तक कचरा उसने अपने कपड़ों के अंदर भरा हुआ है। और गार्ड वाला वो कचरा रानी, हाँ, जो कार्टून्स बच्चे बड़े शौक से देखते थे। हाँ। लेकिन अब ये तो है ना, ये बताना चाह रहे हैं हमें, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अब्दुर्रऊफ साहब ये कहना ये चाह रहा है कि आपको पता है कि रोज़ाना हम कितनी चीज़ों को डिस्पोज करते हैं, और ये सारा कचरा हम रोज़ाना की बुनियाद पर हम जो है ना वो देते हैं इस दुनिया को। तो हमें ख्याल करना चाहिए सर। अगेन हम इसको किस तरह से देख सकते हैं कि हमने इस्तेमाल करनी है चीज़ें, तो उसको डिस्पोज ऑफ कैसे करना है। ये भी उसने कैंपेन चलाने का मकसद भी यही था। लेकिन बेसिकली वो लोगों को ये बताना चाह रहा है कि रोज़ाना इतना कचरा हम फेंकते हैं, जितना कचरा हम फेंकते हैं हमें खुद अंदाज़ा नहीं होता। मैं जापान की एक मैंने छोटे गांव की कहानी देखी थी, और मुझे वो बहुत मेरे दिल पे लगी हुई है। और वो ये लगी हुई है कि वहाँ पे गांव को 100% एनवायरनमेंट फ्रेंडली गांव का खिताब दिया गया था। और उसके बारे में जब वो मैं पढ़ रहा था, उसकी जो डॉक्यूमेंट्री बनाई, उन्होंने बताया कि जनाब हर गांव में लोगों को 3 कचरे के बैग दिए जाते हैं, जिसमें वो प्लास्टिक अलग रखते हैं, टिन अलग रखते हैं, और ये जो घर में हम सब्जियां छिलके काट पाट के फल के छिलके ये फेंक देते हैं, उनको वो करते हैं इकट्ठा। उनको इकट्ठा करने के बाद वो ले जाते हैं गांव में ही एक जगह पे कंपोस्ट बनाई जाती है, उसकी खाद बनाई जाती है, और वो गांव में तमाम लोगों को मुहैया की जाती है। उसको भी उस खाद को प्रोडक्टिव तरीके से फिर इस्तेमाल करते हैं। सर ये खिताब किसी गांव के पास है, शहर के पास नहीं है, हम जैसे लोगों को। और उसके बारे में फिर वो ये कहा जाता है कि वो, मैं जब वो देख रहा था ना डॉक्यूमेंट्री, तो उसके आखिर में एक मैसेज था, और मैसेज ये था कि अपने आप को आपको सवाल करना चाहिए, मेरे गांव में कितने परिंदे आते हैं, मेरे गांव में कितने दरख्त हैं, मेरे घर के आसपास क्या चहचहाती चिड़ियों की आवाज़ें आती हैं। तो ये बड़े सवाल हैं जो सवाल होने चाहिए, खुद से पूछने चाहिए, कंसर्न डिपार्टमेंट से नहीं पूछने चाहिए। हाँ, मैं सिर्फ ये कहूँ कि हमारा भी एक ऐसा गांव है जिसको मुशर्रफ साहब के दौर में द मोस्ट आइडियल मोस्ट विलेज ऑफ पाकिस्तान, ये तुम गैस करो किस इलाके में होगा? मुझे पता ही नहीं है। हुंजा में है। हुंजा में, ओके। हाँ, हुंजा में है, अभी भी है, मौजूद है। अच्छा सर, वैसे खूबसूरती तो है। हुंजा तो पूरे का पूरा इसी तरह का है कि जहाँ एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, लोग गंद नहीं डालते, लोगों की एजुकेशन बड़ी है। लेकिन फिर भी जिम्मेदारी हमारी आती है कि हुंजा, गिलगित बल्तिस्तान, एताबाद लेक, ये वो जगह जहाँ पर हम जाते हैं, एंजॉय करते हैं, सियाहत को बड़ा फ़रोग मिलता है वहाँ पे। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो खिताब हुंजा के पास है उसे मेनटेन रखने के लिए हम कितना किरदार अदा करते हैं। हुंजा में अगर जो लोग जाना चाहें, वो गुलमित उसका गांव का नाम है, वहाँ पे जाएं, गुलमित में जाके देखें कि किस तरह से उन्होंने अपने गांव को एनवायरनमेंट फ्रेंडली रखा हुआ है। हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। यस, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर आपकी बातचीत हरमीत से करवाएंगे। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक बार फिर से आप सब देखने वालों को सुबह बखैर। सर, अच्छी कैंपेन है जिसका आगाज़ में हमने जिक्र किया था कि पोलियो मुहिम का बाकायदा पाकिस्तान भर में आगाज़ कर दिया गया है, और हमारा ये मैसेज है तमाम देखने वालों को, ख़ासतौर पर वालिदैन के लिए, कि इस उम्र में ख़ासतौर पर इस चीज़ का ख्याल रखें कि बच्चों को पोलियो इंजेक्शन जो है वो लगे हुए हैं, और ये वैक्सीनेशन जो है पोलियो पिलाए जाते हैं कतरे, मतलब वो ख्याल करना चाहिए उसकी वजह ये है कि अपनी नेग्लिजेंस की वजह से, अपनी लापरवाही की वजह से कुछ बच्चे रह जाते हैं, और जो बच्चे रह जाते हैं वो फिर तमाम उम्र के लिए माजूरी का शिकार हो जाते हैं। उनके हाथ पैर टांगे ख़ास तौर के ऊपर
लिम्प की हालत में रह जाती हैं और वो फिर सारी ज़िंदगी उनको माजूरी का मुकाबला करना पड़ता है। तो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। ये कतरे अभी कैंपेन शुरू हुई है, आज से कल से शुरू करनी है। तो कल से इसका बाकायदा आगाज़ हो जाएगा। ये घरों घरों में पहुंच के आज से आगाज़ हो गया। ठीक है, हमारे प्रोड्यूसर ये बता रहे हैं आज से आगाज़ हो गया, आज से आगाज़ हो गया। तो आपके घर में कैंपेन के लिए लोग आएंगे, उनको इनकार ना करें। ये देखें, ये बड़ी जान फिशानी से लोग जो हैं ये दूर दराज इलाकों में भी जाते हैं और पोलियो के कतरे पिलाते हैं। हम चलते हैं अगली खबर की तरफ। इमरान खान का 25 मई को लॉन्ग मार्च का ऐलान उन्होंने कर दिया है। ये लॉन्ग मार्च कितनी अहमियत का हामिल है, इससे कितना इंतशार पैदा हो सकता है, जिसको कभी शेख रशीद खूनी मार्च का नाम देते हैं, कभी कुछ और नाम देते हैं, और ऑपोजिशन जो कह रही है कि इसका मकसद सिवाय इंतशार के और कुछ नहीं है। जैगम खान सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है, उनसे चल के बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जैगम। वालेकुम अस्सलाम रऊफ साहब, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। जैगम, एक तो सबसे पहले ये बताइए कि इस लॉन्ग मार्च के जो ऑब्जेक्टिव हैं थोड़े से मुझे लगता है उसमें तब्दीली आई है। इमरान खान पहले ये कह रहे थे कि हम डेट लिए बगैर वहाँ से यानी फौरी इलेक्शन के बगैर नहीं उठेंगे। अब वो कह रहे हैं डेट लेके उठेंगे। ये कोई बैकडोर डिप्लोमेसी हुई है, बैकडोर कोई चैनल से उनका राब्ता हुआ है। और दूसरी बात यह है कि इस अहम मौके पे जब IMF के साथ मुज़ाकरात भी 25 से शुरू होने हैं, ये कितने नुकसानदेह हो सकते हैं इस तरह के जो लॉन्ग मार्च? देखिए, इमरान खान का डेट्स देने का तो बहुत पुराना तरीका है। आपको याद होगा 2014 में भी वो एक हफ्ते की भी जो है वो डेट दिया करते थे, डेडलाइन दिया करते थे। हाँ। एक हफ्ते में हुकूमत गिर जाएगी। और अभी भी उनकी जो डिमांड है वो तो उनकी तरफ से है कि एक डेट हमें दी जाए इलेक्शंस की। जो उनका हदफ है, 2-3 हदफ उनके हो सकते हैं। एक तो उनका हदफ ये है कि पब्लिक ओपिनियन को अपने हक में लाएं और अपने जो सपोर्टर्स हैं उनको मुसलसल मोबिलाइज रखें, क्योंकि इलेक्शन अगर वक्त पर ही हो तो भी कितनी देर है, साल की एक बाकी टाइम रह गया है। और उनका जो तरीका सियासत है वो यही है कि सड़कों को गरमाए रखो, अपने सपोर्टर्स को मोबिलाइज करके रखो, हुकूमत पे एक शदीद दबाव रखो। और इस तरीका कार में कोई कमी नहीं आई 2011 से लेकर अब तक। दूसरा जो इस वक्त उनका हदफ लग रहा है कि वो पाकिस्तान के पावर सेंटर्स जो हुकूमत पे असरअंदाज हो सकते हैं और फैसला साजी में अहम किरदार अदा कर सकते हैं, उन पे दबाव डाला जाए। तो हमने देखा है कि उनकी सोशल मीडिया टीम्स भी डायरेक्ट अटैक करके इस्टेब्लिशमेंट को भी असर डालने की कोशिश कर रहे हैं। अदलिया पे भी हमने देखा उन्होंने अटैक किया और अदलिया को भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, और उनका ख्याल ये है कि उनको इसमें कामयाबी भी मिल रही है। अब जो आपकी दूसरी बात है कि IMF पे क्या असर पड़ेगा, देखिए इस वक्त पाकिस्तान जो है वो एक तारीखी बहरान से गुजर रहा है। हमें श्रीलंका की जो सूरत हाल है उसके साथ मवाजना करके हमारे माहिरीन डराते हैं। इनफैक्ट हमारी श्रीलंका के साथ बहुत हद तक इस वक्त रिजेम्बलेंस बनती है। श्रीलंका में ये बहरान उस वक्त आया जब उनके रिजर्व्स ख़त्म हो गए, उनकी जो इंपोर्ट्स थी वो बहुत ज़्यादा एक्सीड्स कर गई एक्सपोर्ट से, उनके पास डॉलर नहीं थे कि अपनी इंपोर्ट्स को कवर कर सकें। अगर आप इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल देखें तो पाकिस्तान के पास $10 बिलियन के रिजर्व हैं, लेकिन ये तमाम के तमाम रिजर्व जो हैं वो हमने उधार लेकर बनाए हैं, और वो उधार जो हमने रिजर्व के लिए लिया है कहीं और खर्च नहीं कर सकते। आप उसको इंपोर्ट्स को पे करने के लिए यूज नहीं कर सकते। इतनी सख्त शराइत हैं कि सऊदी अरब ने जब पिछले दफा $3 बिलियन दिए तो उन्होंने ये लिखवाया कि अगर आप IMF के प्रोग्राम में नहीं होंगे तो हम 48 घंटे के अंदर अपना कर्जा वापस ले सकते हैं। आपके रिजर्व्स, हकीकी रिजर्व्स ज़ीरो हैं। जो ये माशी साल है उसके पहले 10 महीने में आपकी इंपोर्ट्स जो थी, आपकी जो एक्सपोर्ट्स थी वो $25 बिलियन थी, आपकी इंपोर्ट्स $65 बिलियन थी। आपका जो गैप है, जो ट्रेड का गैप है वो $40 बिलियन है, और आपका करंट अकाउंट डेफिसिट 15 से $20 बिलियन होने जा रहा है। यानी ये वो रकम है जो हमें बाहर से इस माली साल में लेनी है, कुछ ले चुके हैं और आगे भी ऐसा। अगर हम IMF में नहीं जाते तो हमें दोस्त मुल्क भी कर्जा नहीं देंगे, बैनुल अक़वामी बैंक भी कर्जा नहीं देगा, वर्ल्ड बैंक भी नहीं देगा, ADB भी नहीं देगा। आप जो जाकर बॉन्ड्स फ्लोट करके पैसे जमा करते हैं वो भी नहीं आप ले सकते। तो फिर ये जो गैप है कहाँ से पूरा होगा? ये जो
कई 4 से 6 बिलियन डॉलर तो आपको अगले 2-3 महीने में चाहिए। तो इसका मतलब है पाकिस्तान एक बहुत बड़े बुहरान में आ जाएगा। इस वक्त जरूरत इस बात की थी कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल एलीट है, जितने भी पावर सेंटर्स हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है, इस वक्त उनका सबसे पहला और बुनियादी हदफ ये होता कि पाकिस्तान को इस माशी बुहरान से निकाला जाए। आपको दो साइड की पार्टीज नजर आ रही हैं। एक पार्टी वो है जो पाकिस्तान को इस बुहरान में धकेल कर चली गई है। आप उसका तर्ज सियासत देखिए कि जिस दिन IMF से मुज़ाकरात का आखिरी नतीजा खेज दिन है, उस दिन वो इस्लामाबाद पे यलगार करने जा रहे हैं, IMF को ये बताने जा रहे हैं कि तुम्हारे मुआहदे की कोई वक़्त नहीं होगी, पता नहीं ये हुकूमत बचे या ना बचे। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि वो लोग जो हुकूमत ले चुके हैं और जिनकी जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान को इस बुहरान से निकालें, वो भी मुसलसल गू की कैफियत में है, वाज़े तौर पर कोई फैसला नहीं कर रहे कि पाकिस्तान इस मामले से बाहर निकले, और वो भी इस वक्त अपने जो सियासी मसाइल हैं और सियासी प्रायोरिटीज़ हैं उसको ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं बनिस्बत इस मसले के जो पाकिस्तान को दरपेश है। और मुझे नज़र नहीं आ रहा कि इस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी कोई फैसला कुन किरदार अदा करने को तैयार है। पाकिस्तानी अदलिया भी, मुझे नजर नहीं आता कि उनको भी इस बात का एहसास है कि हम कितने बड़े बुहरान में। ये बड़ी हैरत की बात है। खैर हरमीत, आप कोई बात करना चाहें? जी हरमीत की आवाज़ नहीं जा रही। अच्छा ज़ैगम, मसला है कि एक मिसाक मईशत की बड़ी देर बात चलती रही है कि इस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को बैठ के ये तय करना चाहिए कि हमारा हदफ क्या होना चाहिए। आपने बारहा इसकी बात की है और आपने बार बार ये कहा है कि इस मौके के ऊपर लगता है कि ना जो इस वक्त अपोजिशन है इमरान खान की, ना गवर्नमेंट जो है वो और ना ही हमारी अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट कोई आगाह हैं या इस तरफ तवज्जो देना चाह रहे हैं। तो करना क्या चाहिए? मतलब यह है कि आम आदमी बेचारा बैठ के क्या करे? वो परेशान ही हो रहा है, वो कुड़ रहा है, वो इस बात के ऊपर हो रहा है कि अगर खुदा न खासा ये बहरान आ गया तो हमारा बनेगा क्या? रऊफ साहब, आम आदमी के लिए तो बहरान आ चुका है। मैं इस वक्त मिडिल एज के भी आखिरी हिस्से में हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ये नहीं सुना था कि पाकिस्तान में कोई भूखा सोता है। मैंने यही लोगों को कहते हुए सुना था कि पाकिस्तान में कोई भूखा नहीं सोता। अब मुझे बार बार कहानियां सुनने को मिलती हैं। गांव में जहां फूड प्रोड्यूस होती है वहां मुझे बताया जाता है कि फलां बच्चा ये कह रहा था कि हम रात को भूखे सोए, फलां बच्चा ये कहता है कि जिस दिन बाबा को मजदूरी नहीं मिलती तो हम सब भूखे सोते हैं। हर तरफ से आपको कहानियां मिल रही हैं। कल मुझे दोस्त एक पेशावर के एक कारोबारी आदमी जो चिकन बेचता है, छोटी सी, जिस तरह आपको पता है चिकन की दुकान होती है, जो बिल्कुल गरीब से तो बेहतर होता है, उसके बारे में बता रहा था कि वो 100 रुपया बचाने की खातिर उसने दोपहर का खाना छोड़ दिया है कि ये 3000 बच जाएंगे। पाकिस्तान में जो आम आदमी है वो तो बुहरान की जद में आ चुका है, और अगर ये बुहरान बढ़ता है, अगर डॉलर नहीं आते तो उसका नतीजा ये होगा रुपया मुसलसल गिरेगा, इन्फ्लेशन मजीद बढ़ेगी और महंगाई मजीद आएगी। ऊपर से दुनिया भर में एक ग़िज़ाई बुहरान का खतरा है, क्योंकि आपको मालूम है कि रूस की जो जंग हो रही है, रूस ने जो जंग छेड़ दी है, उसके नतीजे में दुनिया भर में इस बात का खतरा मौजूद है कि गंदम की कीमतों में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाएगा। यानी एक ऐसा क्राइसिस है जो पाकिस्तान ने अपनी तारीख में 1971 के बाद से नहीं देखा है, और बाज लिहाज से 1971 से भी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि जिन लोगों ने यह फैसला करना है उनको शायद एहसास नहीं है। आपने जो पहली बात कही वो बहुत ही अहम है। दुनिया में जिस मुल्क ने भी तरक्की की है उसने पहला काम, दो काम उसमें बहुत अहम थे। एक तो ये था किसी ना किसी तरह की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। दूसरी बात कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी या नहीं थी, इस बात पे इत्तफाक था कि मुल्क की मईशत को कैसे आगे लेके जाना है। बांग्लादेश को देख लीजिए, अगर वहां पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी थी तो मईशत के बारे में कोई दो राय नहीं थी। जो उनके एक्सपोर्ट की प्रायोरिटीज थी उसमें कोई दो राय नहीं थी। अपने मुल्क में जो उन्होंने टेक्सटाइल को प्रोड्यूस करना था, जो एक्सपोर्ट लेड इंडस्ट्रीज को तरक्की देनी थी, उस पर कोई दो राय नहीं थी। पाकिस्तान का मुसलसल मसला ये रहा है कि जो अपोजिशन होती है वो हुकूमत को वो स्टेप्स नहीं लेने देती जो स्टेप्स लेने जरूरी होते हैं। मैं आपको एक मिसाल दूं, जब मौलाना फजलुर रहमान का धरना आ रहा था अब से 2 साल पहले, उसी वक्त इमरान खान साहब ये कोशिश कर रहे थे कि ट्रेडर्स से टैक्स वसूल किया जाए।
उस डरने के डर से वो स्टेप जो अहम तरीन स्टेप है वापस ले लिया गया। पाकिस्तान की इकोनॉमी का इतना बड़ा हिस्सा, उससे आप आज तक टैक्स वसूल नहीं कर सके। जब आप टैक्स वसूल नहीं करते तो फिर आपको उधार पे काम चलाना पड़ता है, क्योंकि अपने वसाइल नहीं होते। अभी आप देखिए कि इमरान खान साहब को के खिलाफ जब तहरीक अदम एतमाद आई तो उन्होंने IMF के प्रोग्राम को ही मुअत्तल कर दिया। IMF के साथ जो मुआहदा किया हुआ था उसकी अहम तरीन शिकों को तोड़ दिया और पाकिस्तान IMF का वो प्रोग्राम सस्पेंड हो गया, जिसके नतीजे में आज का ये बहरान है। और अभी आप देख रहे हैं कि जब IMF से मुज़ाकरात होने जा रहे हैं तो इमरान खान खुद जो बहरान छोड़कर जा रहे हैं, उस बहरान को मल्टीप्लाई वो करने जा रहे हैं इस धरने के जरिए। तो करना तो इन लोगों ने, एक आम आदमी क्या कर सकता है? आम आदमी को तो आप समझने ही नहीं देते कि क्या मसला है। आम आदमी को तो सियासी नैरेटिव्स में बात की जाती है, मफादात तो उठाते हैं बड़े लोग। इन 4 साल में देखिए, इमरान खान साहब ने कहा जी हमारे रोजगार के लिए जो है वो रियल एस्टेट जरूरी है, इस वक्त बहुत जरूरी है हम रियल एस्टेट को प्रमोट करें ताकि आम आदमी को घर मिले। रियासत के पैसों में से उनको पैसे दिए गए, सब्सिडीज दी गई, उनको रियायत दी गई, उनके काले धन को सफेद किया गया। अब आज मुझे बताइए कि 3 साल पहले घर की क्या कीमत थी, प्लाट की क्या कीमत थी और आज क्या कीमत है? ठीक है, रियल क्या एस्टेट में थोड़ा सा उस काम स्टेप्स के करना चाहिए। नतीजे में आम आदमी को फायदा हुआ? चाहते हैं जी बिल्कुल जैगम, हरमीत का क्वेश्चन ले लें फिर आगे चलाते हैं बात को। जी हरमीत। अच्छा, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं सारी गुफ्तगू मैंने टेक्निकल वजूहात की बिना पर नहीं सुनी, लेकिन जैगम साहब मैं ये देख रहा हूँ कि जिस तरह हालात चल रहे हैं और एक तरफ सियासी ये आदम इस्तेकाम जो है वो मुल्क में पाया जा रहा है, मामला जो है वो अब खान साहब भी निकल आ रहे हैं, ऐसे में आप क्या देखते हैं कि जो आने वाला बजट है उसके हवाले से कोई बातचीत ही नहीं हो रही है, तो क्या आपको लगता है कि क्या बजट पेश करने के मूड में ये हुकूमत आपको नजर आ रही है? मेरा ख्याल ये है कि हुकूमत क्या करना चाह रही है वो हमें 4-5 दिन में क्लियर हो जाएगा। खास तौर पे वो क्लियर होगा IMF के साथ जो पाकिस्तान की डील है उसके नतीजे में। अगर IMF के साथ पाकिस्तान की बात नहीं बनती, और बात बनने का मतलब ये है कि हुकूमत ये चाहती है कि IMF पाकिस्तान को ये रियायत दे कि फौरी तौर पर हम पेट्रोलियम की प्राइस ना बढ़ाएं, और उसके बावजूद वो पाकिस्तान को इजाज़त दे कि उसका प्रोग्राम दोबारा रिज्यूम हो। ये है पार्ट। अगर IMF का प्रोग्राम शुरू नहीं होता तो मेरा ख्याल ये है कि ये हुकूमत जो है वो इलेक्शन के फेज में चली जाएगी। अगर IMF के साथ कोई बात बन जाती है तो फिर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की ये जो इस वक्त की हुकूमत है वो कोशिश करेगी कि पहले इकानमी को स्टेबलाइज किया जाए और इलेक्शन साल सवा साल के बाद कराए जाएं, जब ये सियासी तूफान जो इस माशी सूरत हाल के नतीजे में बर्पा होगा ये थोड़ा सा थम जाए। थैंक यू जैगम। आपने जो बात की है वो ये है कि 2 ऑप्शन हैं गवर्नमेंट के पास, या तो IMF का प्रोग्राम हमें मिल रहा है और हुकूमत ये चाहेगी कि उस सूरत में थोड़ा सा वक्त उनको मिल रहा है स्टेबलाइज करने का इकोनॉमी को, फिर इलेक्शन बाद में हो। लेकिन अगर वो नहीं होता और IMF का प्रोग्राम सस्पेंडेड रहता है तो फिर वो चाहेंगे कि फौरी तौर पर इलेक्शन के मोड में चला जाए। लेकिन फ्रेश न्यूज़ हेडलाइंस के लिए हमें एक न्यूज़ ब्रेक लेनी है, हम वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। अस्सलाम वालेकुम। दोबारा से ब्रेक के बाद थोड़ी सी लंबी ब्रेक हो गई, काफ़ी लंबी ब्रेक हो गई, आपको इंतज़ार करना पड़ा, उसके लिए माजरत। खैर इस वक्त बात यह है कि बलूचिस्तान में जो बॉर्डर एरिया है KPK का और बलूचिस्तान का शिरानी ट्राइब्स का इलाका है, वहाँ पे चलगोदे के फॉरेस्ट में आग लगी हुई है। उसके साथ वहाँ पे जैतून की प्लांटेशन काफ़ी तादाद में की गई थी, वहाँ पे भी आग लगी हुई है। गुज़िश्ता 12-13 दिन से ये आग लगी है वहाँ पे। उस आग को बुझाने की कोशिश बहुत जारी है, लेकिन उस कोशिशों में अभी तक कामयाबी नहीं मिल पाई। हम ये जानते हैं कि वहाँ पे आर्मी के हेलीकॉप्टर्स वगैरह की मदद से भी आग बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन आग नहीं बुझी। अभी हाल ही में एक ईरान ने अपना एक जहाज़ दिया है फायर फाइटिंग के लिए, वो देखिए कितना कारगर साबित होता है। बहरहाल इस हवाले से लेटेस्ट क्या है, हमारे साथ फरा अजीम साहिबा हैं, स्पोक्स पर्सन बलूचिस्तान गवर्नमेंट की, उनसे चल के बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फरा साहिबा। जी वालेकुम सलाम। एक तो सबसे पहले ज़रा लेटेस्ट बताइए कि सूरत हाल क्या है, मतलब इस हवाले से हम बाद में बात करते हैं कि जो मीडिया कवरेज होनी चाहिए थी, मैं अपने आप को भी मुर्दा इल्ज़ाम ठहराता हूँ कि वो मीडिया कवरेज नहीं मिल पाई इस मसले को, जो इतना बड़ा मसला है, बहुत ही नायाब फॉरेस्ट है और उस फॉरेस्ट को आग लगी हुई है इतने दिन से।
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड आपको बता देती हूँ। जी 12 मई को जो हमारा ये तोरगर का इलाका है, डिस्ट्रिक्ट शेरानी है, मूसा खेल है, और ये जो माउंटेन्स का कुछ इलाका है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊं आपकी मालूमात के लिए। मजरी का, तोरगर का और खजूर और जिमरी का ये इलाका है। अच्छा, तोरगर में फायर रिपोर्ट हुई थी 12 मई को, लेकिन उस पे फिर काबू पा लिया गया था। उसके बाद 20 मई को तोरगर इलाके में कुछ पैचेस में दोबारा ये फायर रिपोर्ट हुई, और इस किस्म के जो वाकयात हैं वो इससे पहले इतनी एक्सट्रीम पर नहीं गए। बहुत कम पैचेस में कभी आग लगी तो उस पे जो हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है कार्रवाई करके इस पे काबू पा लिया गया, लेकिन अब इस बार ये बहुत एक्सट्रीम पर ये आग लगी है, जिसकी वजह से हमारे जो रिसोर्सेज थे वो लिमिटेड थे, कैपेसिटी लिमिटेड थी। अच्छा, फिर अगर आपने मैप में ये एरिया देखा होगा, ये कोहे सुलेमान का और ये चिलगोजा फॉरेस्ट जो है, अगर आप लोगों ने ये देखा होगा तो ये बहुत दुश्वार गुजार रास्ते हैं, इन पर एक्सेस भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन इसके बावजूद हमारी जो गवर्नमेंट जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो वहां पर पर्सनल मौजूद है। इस पे जैसे ही ये फायर रिपोर्ट हुई थी तो चीफ मिनिस्टर ने फौरी एक्शन लेते हुए हमारे चीफ सेक्रेटरी को, हमारे जो फॉरेस्ट है सेक्रेटरी हैं, वो सब वहां पर पर्सनली मौजूद थे और खुद मॉनिटर कर रहे थे सिचुएशन को। अच्छा, लिमिटेड रिसोर्सेज का मैंने आपको बताया क्योंकि इस किस्म के जो वाकयात हैं वो पहले नहीं हुए। ये फर्स्ट टाइम इतने एक्सट्रीम पे ये फायर आउटब्रेक वहां पर सामने आया है। तो लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से फिर हमने बहुत से जो एडमिनिस्ट्रेटर्स, एडमिनिस्ट्रेशन और फिर मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन से भी राब्ते किए, और फिर फेडरल गवर्नमेंट से भी राब्ता हुआ। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी इस पे फौरी एक्शन लिया, और अब हमारे पास जो एयरक्राफ्ट है फायर फाइटिंग का इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान से, वो आज किसी भी वक्त पहुंच जाएगा। और मैं आपको ये भी बताऊं, लेटेस्ट सिचुएशन जरहोन जवार एरिया है वहां पर, जहां पर आग जो है उस पे काबू पा लिया गया है। और जो बाकी एरियाज हैं पीडीएम में है, उनकी फुली सपोर्ट शामिल है, उनकी तरफ से जो रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स हैं वो वहां पर पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ FAO है, उनकी तरफ से जो हमें रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स थे वो भी वहां पर पहुंच चुके हैं। आर्मी वहां पर रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन के लिए मौजूद है। हेड्स ऑफ टू देम कि जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है तो वो फ्रंट लाइंस पे आके अपनी आवाम की मदद करते हैं, शाना बशाना अपनी आवाम के साथ खड़े हैं। तो रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन के लिए आर्मी वहां पर मौजूद है, और उम्मीद हम कर रहे हैं कि जैसे ही ये आज किसी भी टाइम ये जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान से जो एयरक्राफ्ट आएगा वो भी इस कार्रवाई में, और जितनी भी आग बुझाने की कार्रवाई है इसमें शामिल हो जाएगा, तो बहुत जल्द हम इस पे काबू पा लेंगे। जी अच्छा, ये फरमाइए कि नुकसान कितना। अच्छा फराजीम, एक तो पहले हरमीत हमारे साथी हैं, उनको सवाल ले लेते हैं, फिर मैं बात करता हूँ। जी हरमीत। फराज जी, अगर हम देखें तो इसमें मुकामी लोगों के जो जितनी भी वीडियोस हमारे सामने हैं, सोशल मीडिया के थ्रू आई हैं, बैनुल अक़वामी चैनल के थ्रू आई हैं, तो उनका ये मौक़िफ़ है, जिस तरह आपने अपना मौक़िफ़ सामने रखा कि बर वक्त जो है हमारी तमाम तर जो इंतज़ामिया थी वो पहुंची थी, लेकिन मुकामी लोगों का गिला शिकवा यह है कि इंतज़ामिया की ताख़ीर की वजह से इतना बड़ा नुकसान जो है वो हुआ है। लेकिन खैर आपका मौक़िफ़ भी अब हमारे सामने। अब ये बताइए कि अब सूरत हाल कितनी कंट्रोल में है? क्या आपको लगता है, क्योंकि 10 से 15-16 दिन तकरीबन गुजर गए और ये सूरत हाल है कि वो बेकाबू ही होती जा रही है? मैंने आपको पहले बताया कि फर्स्ट जो रिपोर्टेड फायर आउटब्रेक था वो 12 को था, लेकिन वो इस एक्सट्रीम पर नहीं था। उसके बाद 20 को फिर ये दोबारा इतलाएं जो थी ये सामने आई। अच्छा, मुकामी लोगों के हवाले से आप बात कर रहे हैं, अब मैं आपको रीजन ऑफ दिस फायर आउटब्रेक थोड़ा सा बताती हूँ। देखिए, तोरगर का जो इलाका है वहां पर, और इसके साथ चमजई का जो इलाका है, उस पे जो रीजन ऑफ दिस फायर आउटब्रेक है उस पे हम काम कर रहे हैं, वो बहुत जल्द सामने आ जाएगा। लेकिन जो जिमरी का इलाका है वहां पर ये फायर आउटब्रेक ड्यू टू लाइटनिंग हुई, और खजूरी का जो इलाका है, खजूरी एक इलाका है जो माउंटेन्स का सिलसिला है वहां पर, यहाँ पर जो लोकल लोग हैं उनकी अनअवेयरनेस की वजह से ये वहां पर आग जो है वो भड़की है।
क्योंकि देखिए पिकनिक्स के हवाले से, बारबेक्यूज के हवाले से लोग वहां पर चले जाते हैं सिलेंडर्स वगैरह लेके, और ये आग जो खजूरी के इलाके में है वहाँ लोकल कम्युनिटी की वजह से लगी है, जिसपे फौरी एक्शन भी लिया गया है और कानूनी जो कार्रवाई है वो भी हो रही है। तो अवेयरनेस कैंपेन वहाँ की आबादियों में चलाने के लिए हुकूमत ने फौरी ये इकदाम किया है कि इसके लिए एक मुस्तनद प्लान बनाया जाए ताकि अवेयरनेस कैंपेन के जरिए लोगों को आगाही वहां पर दी जाए। और जैसे कि आपने कहा कि अब तक हम कितना इस पे काबू पा चुके हैं, जरगून जवार जो एक एरिया है वहां पर मुकम्मल तौर पे आग पे काबू पा लिया गया है, और बाकी देखें इनएक्सेसिबल एरियाज हैं, बहुत मुश्किलात हैं वहां पर लोगों को, फिर भी वहां की सारी एडमिनिस्ट्रेशन मैं आपको कह रही हूँ कि वहां पर मौजूद है। पर्सनली खुद चीफ सेक्रेटरी, हमारे सेक्रेटरी फॉरेस्ट जो हैं वो अभी तक भी, थोड़ी देर पहले भी मेरी उनसे बात हुई है लेटेस्ट अपडेट्स के हवाले से, वो खुद वहां पर मौजूद हैं। टास्क फोर्स जो है वो तश्कील दे दी गई है। थोड़ी सी मुश्किलात का सामना है ड्यू टू इंटरनेट, आपस में कोऑर्डिनेशन का वहां पर जरूर जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो स्टाफ है, जो वॉलंटियर्स हैं, उन्हें ये मुश्किलात का सामना है। लेकिन अब देखें, अब गवर्नमेंट जो है वो फुली अलर्ट हो गई है। इस हद तक जो वाकया था वो पहले इस एक्सट्रीम पर नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम हुआ है। तो अब वी आर वेरी मच अलर्ट, वी आर मेकिंग लाइक अ प्लान लाइक दैट कि वो अब जो फर्दर हमें कोई इस किस्म का कोई वाकया हो तो फौरी तौर पर वहां पर एक्सेस भी हो और जितनी भी कार्रवाई है रिलीफ की और जो हमारे वहां पर ऑपरेशन है रेस्क्यू के वो फौरी हो जाए। अच्छा, यहाँ पर ये भी मैं आपको बता दूं, जो रिपोर्टेड हमारे ऑफिशियल डेथ्स हैं वो अभी तक 3 हैं, और जो हमारी रिपोर्टेड इंजरीज हैं, माइनर बर्न इंजरीज जो हैं वो 4 के करीब हैं। मिसिंग कुछ लोग थे 15 के करीब, अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया है। और आज की डेट में और कल की डेट में अल्हम्दुलिल्लाह अब वहां पर कोई कैजुअलिटीज नहीं थी और कोई इंजरीज नहीं थी। कुछ आबादियां छोटी छोटी थी जिनको वहां से शिफ्ट कर दिया गया है महफूज जगह पर। जी, बड़ी मेहरबानी फराज, थैंक यू वेरी मच। आप तफसील से बता दिया शरानी ट्राइब, जैसे हमने कहा मेनली, इन्होंने कुछ और इलाके भी बताए हैं, खजूरी का जैसे इलाका बताया जहाँ पे अभी कुछ थोड़ी सी गुंजान आबाद इलाकों, मतलब दरख्तों की वजह से, गुंजान होने की वजह से वहाँ पे मुश्किलात का सामना है। हम उम्मीद करते हैं जो ईरान से तैयारा आया है वो आग बुझाने में काफ़ी इंशाल्लाह ताला मददगार साबित होगा। बहुत ही नायाब दरख्त है उनका। सर देखिए, कंसर्न का ये था कि नेचुरल रीज़न तो हो सकता है, लेकिन वहाँ के जो मकामी लोग हैं, खजूरी का खास तौर पर स्पेसिफिक इलाका जो है, ये आपकी अपनी कोताही भी है जिसकी वजह से ये आज यहाँ नौबत तक पहुँच गई है कि 12 से 15 दिन होने वाले हैं, ये आग बढ़ती चली जा रही है। तो हमें इस चीज़ की जिम्मेदारी और ख्याल रहना पड़ेगा। एक छोटी सी ब्रेक हमने लेनी है, वापस आएंगे मजीद अच्छी और अहम खबरों के साथ। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। क्विकली कम टू द टॉपिक, क्योंकि टॉपिक बहुत सीरियस है और इस पर बात करने की अशद ज़रूरत है। बड़ी उम्र के अफराद में ख़ास तौर पर बीमारी को आम देखा, लेकिन इसके बारे में आम डिस्कशन उस तरह से नहीं की जाती। डिमेंशिया की स्पेसिफिकली अब्दुल हम बात करेंगे। जो 50+ उम्र के जो लोग हैं, ख़ासतौर पर अगर देखा जाए तो नौजवानों में ज़्यादातर ये देखा जा रहा है किस तरह की याददाश्त के मसाइल होते हैं। लेकिन सर किस पे बात करेंगे, किस तरह से करेंगे आज? जी, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर अदनान असलम, न्यूरोलॉजिस्ट हैं। तो बड़ी मेहरबानी आपकी तशरीफ़ लाने के लिए। आप ये फरमाइए, सबसे पहले तो लोग, आप जैसे फरमा रहे थे ब्रेक में, अल्जाइमर और डिमेंशिया को मिक्स कर लेते हैं, जबकि ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लें कि याददाश्त का मसला जिसको डिमेंशिया कहा जाता है, ये है क्या और अल्जाइमर से ये किस तरह मुख्तलिफ है? अस्सलाम वालेकुम जनाब, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए, आपका बहुत शुक्रिया। डिमेंशिया, जिसको भूलने की बीमारी या नसियान कहा जाता है, एक बहुत आम दिमागी बीमारी है जिसमें दिमाग के मखसूस खुलिये जिनका ताल्लुक यादाश्त से होता है वो मरना शुरू हो जाते हैं, जिसके नतीजे में मरीज़ की माजी करीब की यादाश्त ख़त्म हो जाती है। और माजी करीब की यादाश्त जब ख़त्म होती है तो क्या होता है कि मरीज़ अपनी जो अभी थोड़ी देर पहले जो काम हुआ है वो भूलना शुरू हो जाता है। उसे पुरानी बातें सारी जुज़ियात के साथ याद होती हैं, लेकिन नई बातें याद नहीं होती। इसके साथ उसके रवैये में तब्दीली आना शुरू हो जाती है। इसको अमूमी तौर पर कंसीडर किया जाता है कि ये
बढ़ती उम्र की अलामत है। यानी पंजाबी में कहते हैं कि साठा बाठा हो गया, चीज़ें भूलनी शुरू कर दी। ऐसा नहीं है, ये महज बढ़ती उम्र की अलामत नहीं है, ये एक ऐसी दिमागी बीमारी है जिसमें दिमाग के मखसूस खुलिये मरना शुरू हो जाते हैं, जिनका ताल्लुक यादाश्त से होता है। इसके साथ मरीज़ के रवैये में भी तब्दीली आती है, यादाश्त में भी ज़ाहिर है माजी करीब की यादाश्त में कमी आती है, और तर्ज़ अमल की सलाहियतें भी मुतासिर होती हैं। डॉक्टर, इवन इन यंग एज एज वेल, 30 प्लस 40 प्लस? अमूमी तौर पर ये 55 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद को मुतासर करता है। अगर हम स्टेटिस्टिक्स की बात करें तो अल्जाइमर, जो कि डिमेंशिया की सबसे अहम और सबसे कॉमन बीमारी है, 50 to 70% पेशेंट डिमेंशिया के वो अल्जाइमर डिजीज़ के हैं। और अल्जाइमर वो बीमारी है जो अगेन वक्त के साथ साथ बढ़ने वाली बीमारी है, और इसके लिए बहुत कुछ नहीं किया जा सकता, इसके बढ़ने की प्रोग्रेशन को स्टॉप नहीं किया जा सकता, लेकिन अद्वियात के साथ एक अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ हम दे सकते हैं मरीज़ को। पूरी दुनिया में 55 मिलियन अफराद अल्जाइमर का शिकार हैं, और जिस रफ्तार से ये बढ़ रही है और जिस तरह आप पब्लिक अवेयरनेस के लिए काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पे पब्लिक अवेयरनेस के लिए काम हो रहा है, तो इसकी आगाही बढ़ने से इसकी जैसे केसेस और ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, तो लगता ये है कि 2030 तक इसकी तादाद जो है वो 79 मिलियन तक पहुंच जाएगी, और 2050 तक ये तादाद 139 मिलियन तक पहुंच जाएगी। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये जो आप बता रहे हैं कि तादाद बढ़ती चली जा रही है, हमारे रोज़मर्रा के लाइफस्टाइल को कहते हैं तब्दील करना चाहिए, खुराक में तब्दीली या अपने रहन सहन में तब्दीली, क्या तब्दीली आप चाहते हैं? जी, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, जैसे मैंने अर्ज़ किया बहुत सारी वजूहात हैं। इसमें कुछ वजूहात तो ऐसी हैं जो कि कॉमन भी हैं, जैसे मैंने अल्जाइमर की बात की कि 50 to 70% पेशेंट में अल्जाइमर इसकी वजह होती है, जो कि बढ़ने वाली है, लेकिन उसकी कोई एक पेकुलियर रिवर्सल के लिए कोई मेडिकेशन मौजूद नहीं है। इसकी बहुत सारी वजूहात ऐसी हैं जिसमें बहुत कुछ किया जा सकता है। अगर खुदा ना खास्ता दिमाग में कोई चोट लगी है, ब्रेन हेमरेज हो गया है, सब ड्यूरल हीमाटोमा है, या खुदा ना खास्ता दिमाग में कोई रसौली है, वो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, विटामिन B1 की डेफिशिएंसी, थायराइड के प्रॉब्लम्स, ये बहुत सारी ये वो वजूहात हैं जिनको हम अगर रेक्टिफाई कर लें, करेक्ट कर लें, तो इसके साथ जो है वो डिमेंशिया रिवर्स हो सकता है, यानी बेहतर हो सकता है। इसके अलावा इसके रिस्क फैक्टर जो मैंने आपको जैसे अर्ज़ किया कि 60 ईयर से ज़्यादा उम्र के अफराद को होता है। यहाँ एक सवाल अक्सर मुझसे मरीज़ पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे वालिद को था, क्या ये मोरूसी है और मुझे भी हो सकता है? तो अमूमी तौर पर इसका तनासब, मोरूसी होने का तनासब उन लोगों में ज़्यादा देखा गया है जो कि जिनको अल्जाइमर का प्रॉब्लम 50 ईयर से पहले हो, तो उनमें जेनेटिक टेंडेंसी ज़रा बढ़ जाती है। ख़वातीन में मेल की निस्बत 2 गुना ज़्यादा कॉमन है। अच्छा, अगर आपको बुलंद फशारे खून का प्रॉब्लम है, आपको हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है, आप शुगर के मर्ज में मुब्तला हैं, डायबिटीज़ में मुब्तला हैं, आपको कोई दिल का मसला है, और अगर आप शुगर को अपनी कंट्रोल कर लें, अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें, एक्टिव लाइफस्टाइल गुजारें, रोज़ाना वॉक करें, अपनी डाइट में जो चिकनाई की मिकदार है वो कम रखें, बाज़ार की तली चीज़ें कम खाएं, और सैलड्स की तरफ ज़्यादा आएँ, तो हम इसके किसी हद तक इस रिस्क को कम कर सकते हैं। जी हरमीत। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, हमारे जानने वाले हैं जो बड़ी नॉर्मल ज़िंदगी वो जो है वो हजरात गुजार रहे थे, बल्कि वो उनकी जॉब भी बहुत अच्छी जा रही, तो अचानक उनको ये हुआ कि भूलने की जो एक तो डिप्रेशन में वो मुब्तला हो गए, और साथ साथ में ये था कि वो शख्स जो है वो एक रूम तक महदूद हो गए, और भूलने की बीमारी इतनी ज़्यादा हो गई कि अब उसे कुछ चीज़ जो है वो अगर कल हुई है या 5-10 मिनट पहले हुई है तो उसे याद नहीं रहती। ऐसे में अब, और उनकी एज भी कम है, और ऐसे में हम देखते हैं कि उनके घर में ये पेशेंट की तादाद जो है 1 से 2-3 तक हो गई है। तो क्या ये कोई, आपने जिस तरह फरमाया कि ख़ानदानी है, लेकिन नौजवानों में भी यही चीज़ आ रही है, तो ये क्या कोई ट्रीटमेंट इसकी जो है वो मुस्तकबिल में हो सकती है, या इसी तरह ही ज़िंदगी गुजारनी होगी इन्होंने? जी, मैं इसमें अर्ज़ करूँ बड़ा कैटेगोरिकली कि जो अमूमी तौर पर हम सब के साथ प्रॉब्लम होता है कि हम जो है वो चीज़ भूल जाते हैं। हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो हम बात करते हुए
किसी का नाम भूल जाएंगे। अच्छा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमें जो है वो बात याद आ जाए, लेकिन जब वो इंडिविजुअल चला जाता है, वो शख्स चला जाता है, तो हमें बाद में वो बात याद भी आ जाती है, लेकिन उस वक्त जब हमें उस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है तो वो नहीं होती। तो ये बेसिकली ये डिमेंशिया का प्रॉब्लम नहीं, ये रिट्रीवल का प्रॉब्लम है कि हमें एक डाटा चाहिए, हमारा ब्रेन उसको ड्यू इन टाइम रिट्रीव नहीं करता। ये हमारी प्री ऑक्यूपेशन है, हम मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं, सारे के सारे एक ही वक्त में बहुत सारी चीज़ें सोच रहे होते हैं, बहुत सारी एंग्जाइटीज़ लेकर हम चल रहे होते हैं। तो वो एंग्जाइटी हमारी ब्रेन की रिट्रीवल पावर को, इंफॉर्मेशंस की रिट्रीवल पावर को स्लो कर देते हैं, तो उसकी वजह से हमें वो बात उस वक्त फौरी तौर पे याद नहीं आती। अच्छा, एक बड़ा कॉमनली मिमिक होता है, डिप्रेशन के साथ इसको मिमिक किया जाता है। तो मैं अपने सुनने वालों के लिए बताऊं कि डिप्रेशन में अमूमी तौर पर जो जेन्युइन डिमेंशिया का मरीज है वो खुद डॉक्टर के पास नहीं आता, उसको उसके फैमिली मेंबर्स लेके आते हैं कि डॉक्टर साहब इनको अल्जाइमर का प्रॉब्लम है, ये इनको डिमेंशिया का प्रॉब्लम है, ये भूलते हैं। जब उनसे पूछा जाता है जी आपको क्या प्रॉब्लम है, तो कहते हैं मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनसे पूछें इनमें प्रॉब्लम है ये। क्योंकि ये लोग जो हैं ये खुद मिनिमाइज करते हैं मेमोरी, ये खुद आगाह नहीं होते कि इनको ये मेमोरी का इशू हुआ है। फैमिली नोट कर रही होती है कि उनको मेमोरी का प्रॉब्लम है, उनको याददाश्त की कमी है। जबकि डिप्रेशन का मरीज जब आता है तो वो खुद आके कहता है, खुद आता है और खुद आके कहता है कि मुझे डॉक्टर साहब मुझे भूलने का मसला है। अब इनको कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं? अमूमी तौर पर डिप्रेशन वाले मरीज़ में हिस्ट्री होती है, एंग्जाइटी की हिस्ट्री होती है, कोई ना कोई स्ट्रेसेस की हिस्ट्री होती है, और लेकिन ये लोग बिला शुबा आगाह होते हैं कि वक्त, जगह और सारे इन चीज़ों के उससे आगाह होते हैं। ओरिएंटेशन इन टाइम प्लेस पर्सन वो मुतासर नहीं होती। जबकि डिमेंशिया वाले मरीज़ की उसको ये नहीं पता होता वो कहाँ है, वो हॉस्पिटल में बैठा होगा और वो कहेगा जी मैं पार्क में हूँ, उसे ये भी नहीं पता होगा। कर दिया जैसे थे, ये बता दें कि मसला हमने डायग्नोस कर लिया, प्रिकॉटिकली हमने बता दिया कि आपको ये प्रिकॉशंस करनी चाहिए। कम टू द सोल्यूशन, इनिशियली ट्रीटमेंट क्या होता है? अगर 50 प्लस की बात की, आपने 60 प्लस की बात की, आपने कहा जो डायबिटीज़ के पेशेंट है वो भी कंपैरेटिवली दिल के और ब्लड प्रेशर को चांसेस ज़्यादा होते हैं इस बीमारी में मुब्तला होने के। इनिशियली क्या ट्रीटमेंट हो सकता है जिससे थोड़ी चीज़ें बेहतर हो जाएँ? जी, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हम, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम घर में कर सकते हैं। एक्चुअली मैं बड़ा शॉर्ट सा आपको विद इन 1 मिनट में आपको बता देता हूं कि इसकी अलामात मेन क्या होती हैं। सबसे पहली बात तो हमने की कि यादाश्त, माजी करीब की यादाश्त मुतासिर होती है और दूर की यादाश्त बिल्कुल ठीक होती है। ये मरीज़ शक करता है, ये मरीज़ गुस्से में आता है, रात को जागता है, दिन को सोता है, और मरीज़ को जगह का, वक्त का तयन नहीं होता। ये गुफ्तगू करते हुए मुनासिब अल्फाज का इंतखाब नहीं कर पाता, और बसा औकात गुफ्तगू में ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करता है कि जिससे गुफ्तगू का खुद मतलब ही समझ ना आ सके। जो काम सारी ज़िंदगी बड़ी सहूलत के साथ किए हैं वो अब दादी अम्मा या नानी अम्मा वो काम नहीं कर सकती। तो क्या होता है, अब चम्मच उठाया, वो चम्मच उठा के अगर यहाँ रखना है तो उसके उठा के जेब में डाल लेंगे, चम्मच को उठा के फ्रिज में रख देंगे, मोबाइल को उठा के फ्रिज में रखेंगे। ये पेशेंट्स, इनकी बिहेवियल थेरेपी भी होती है और फैमिली को भी, बिकॉज फैमिली इनके साथ जो है बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही होती है। जो उन्होंने अपना दिक्कत का सामना किया होता है वो तो है ही है, लेकिन फैमिली बड़ी ज़्यादा मुश्किल में होती है। बहुत मेहरबानी सर, थैंक यू। सॉरी टाइम मतलब हमारा इतना ही। अभी हमें जाना है ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, अगले सेगमेंट में आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए ब्रेक के लिए। बैक आफ्टर द ब्रेक। से वुमेन अलर्ट सेगमेंट है। अब्दुर्रऊफ साहब, मैं ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि खवातीन जो स्क्रीन के उस पर बैठी हैं, बल्कि सिर्फ स्क्रीन के इस तरफ बैठी हैं, उनका भी आजकल एक ही मसला है कि गर्मियों में मेकअप कैसा किया जाए। तो बड़ा कंसाइज सा हरमीत ये सवाल है जिसको हम आज पूछेंगे। शुमाइला हमारे साथ मौजूद हैं और शुमाइला अली इनका नाम है, ब्यूटी एक्सपर्ट हैं, हेयर एक्सपर्ट हैं और बताएंगे कि मेकअप कैसा करना चाहिए। शुमाइला कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। गुड टू सी यू। अच्छा बताएं ज़रा, अब हम कम टू द पॉइंट एग्जैक्टली। ख़वातीन हो, चाहे वो ब्राइड हो, शादी पे जाने वाली हो, ऑफिस जाने वाली हो, XYZ, गर्मियों में कैसा मेकअप करना चाहिए? अच्छा, गर्मियों में सबसे पहले तो आपने डेली जो अपने रिजीम है उसको नहीं छोड़ना, यानी आपने सीरम का यूज़ करना है हमेशा, और आपने जो हम सन ब्लॉक लगाना है अपनी डेली रूटीन को। तो आप अगर आप उसको हमेशा रखेंगे तो आपका स्किन रिजुविनेट रहेगी, हेल्दी रहेगी। उसके बाद अगर आप मेकअप पे आते हैं तो मेकअप आप आजकल जो बहुत सटल मेकअप है, ऑरेंज की टोन्स हैं, पिंक्स में टोन्स हैं, यूजुअली ब्राइड्स में भी, क्योंकि गर्मी की वजह से रेड कलर्स बहुत ज़्यादा आपको
लगते हैं आँखों में और वो तो ब्राइड्स भी आजकल मेकअप में यूजली पिंक्स में, पिंक टोन्स में जा रही हैं। लिपस्टिक में भी आजकल बहुत अच्छे अच्छे जो हमारे वेल नोन ब्रांड्स भी हैं वो भी लाइट कलर को प्रेफर कर रहे होते हैं। अच्छा, टिंट बहुत यूज़ किया जा रहा है शुमाइला आजकल, टिंट के बारे में बताएं। और टिंट के अलावा अगर हम देखें तो अब मेकअप से पहले क्या क्या चीज़ें आपको इस्तेमाल करनी चाहिए फॉर मिनिमल मेकअप? जी, मेकअप से पहले वो एक होता है स्किन प्रेप के नाम से, आप स्किन को प्रेप करते हैं मेकअप से पहले। तो मेकअप से पहले सबसे पहले आपने तो हमारा आ जाता है, हम सबसे पहले सीरम लगाते हैं ताकि स्किन हमारी हाइड्रेट रहे। बीच में हाइलुरोनिक एसिड्स होते हैं, उसमें आपकी हाइड्रेशन आपकी बहुत अच्छी हो जाती है। उसके बाद फिर हम करते हैं, हम अपना हल्का सा आप सन ब्लॉक लगा लें। अगर आपके सन ब्लॉक में मॉइस्चराइज़र है तो इट मीन्स के इट्स वेरी गुड। अगर वैसे यूजली मॉइस्चराइज़र का एलिमेंट सन ब्लॉक्स में होता है वो लगा लें, या सन ब्लॉक हल्का सा लगा लें अगर दोपहर में। रात में भी कोशिश करें बिकॉज लाइट्स होती हैं, कैमरा भी फेस कर रहे होते हैं आप शादियों में, तो हल्का सा सन ब्लॉक। उसके बाद आप अपना लाइट सा कोई भी फाउंडेशन लगा के फिर आप टिंट। अच्छा, टिंट का जो है वो यूजली आप जैसे ऑफिस वर्किंग है आप भी, यूजली आप जब फ़ौरन से जा रही हैं तो हल्का सा आपने टिंट लगा लिया तो उससे बड़ा अच्छा लुक आ जाता है। मिनिमल लुक है, प्यारा पिंक पिंक सा, इट्स लाइक नेचुरल लुक, तो उसमें बड़ा अच्छा लगता है कि वो टिंट आप आजकल बहुत अच्छे, आप वही टिंट आप अपने फेस पे भी यानी चीक्स पे यूज़ कर लेते हैं, उसको लिप्स पे भी लगा लेते हैं। तो इसलिए, लेकिन वही बात कि ज़रूरी है कि आपने जब तक आपका स्किन हाइड्रेट नहीं होगी, डेली रिजीम जैसे आपने एक होता है, कुछ ख़वातीन होती हैं कि डेली उनको यूजली, अब तो माशाल्लाह इंटरनेट ने सबको बता दिया कि किस तरीके से यस करना है, लेकिन वो यही है कि दिन में आपने 2 दफ़ा से ज़्यादा मुंह नहीं धोना, क्योंकि वो हाइड्रेट स्किन जो भी आपके फेस वॉश में एलिमेंट्स होते हैं वो सारे आपकी स्किन के अंदर वो जब यानी एलिमेंट्स सारे वो आपकी स्किन से यानी व्हाट कैन आई से कि निचोड़ लेते हैं आपका सारा एलिमेंट। सो 2 दफ़ा से ज़्यादा मुँह ना धोए। उसके बाद आपने सन ब्लॉक का बहुत इस्तेमाल करना है, पानी जरूर पीना। ये बताएं कि अगर हम स्पेसिफिकली ब्राइड्स को देखें तो ये बड़ा एक अच्छा ट्रेंड आ गया है मार्केट में कि हम वो केकी लुक से निकल आए हैं ना, कि शादी पे जाना है तो शादी पे एक तो ब्राइड होती है, अक्सर भी ब्राइड ही लग रही होती है। तो ये जो एक सीन होता है इसमें काफी कमी हमने देखी है। अगर हम बॉलीवुड की बात करें, लोग बॉलीवुड को बड़ा फॉलो करते हैं, बॉलीवुड को बड़ा, हॉलीवुड को बड़ा, वो अपनी शादी पे भी विद मिनिमम मेकअप। तो ये जो शादी वाला ट्रेंड चेंज हुआ है, इसमें आप क्या सजेस्ट करती हैं खवातीन को कि अगर आपने थोड़ा मिनिमम में जाना है और थोड़ा मैक्सिमम को भी कवर करना है तो किस तरह का मेकअप ब्राइड्स को करना चाहिए? अच्छा, वो यही है कि बिकॉज समर है तो समर में वही एज यू सेड के मिनिमलिस्टिक जो चीज़ जितना कम करें वो आजकल बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे सटल लुक बहुत अच्छा लग रहा है। उसमें ये है कि हम पीच टोन में जा रहे हैं आजकल, आप लिपस्टिक भी पीच ही लगा रही हैं, हल्का सा आपने हमारी जो ब्राइड्स हैं आजकल वो लाइट सा ऑरेंज का या वही करके, और आजकल लोग उसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। वरना पहले तो वो जब तक दुल्हन ने लाल लिपस्टिक नहीं लगाई ना तो वो दुल्हन ही नहीं है। इट्स लाइक अब तो इतने अच्छे अच्छे रंग यानी वो ब्राइड्स भी पहन रही होती हैं जिसमें आपका फ़ॉन आ जाता है, फ़ॉन के साथ हल्का सा आपका रेड का लुक विद ड्रेसेस में आ जाता है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। बड़ी ना गर्ल्स ओरिएंटेड टाइप से टॉपिक हो गया। हरमीत अब्दुल रऊफ साहब भी हमारे साथ है। सन ब्लॉक को इनको भी बता दें कि गर्मियों में क्या इस्तेमाल करना चाहिए। मैं पूछना चाह रहा था कि सन ब्लॉक जो है ये औरतों के लिए जरूरी है या मर्दों के लिए भी उतना ही जरूरी है? बहुत जरूरी है, मर्दों के लिए भी और सन ब्लॉक के लिए। कौन सा यूज करें? और इसमें कोई नंबर कोई मतलब होते हैं? आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे आ गए जिसमें SPF 250, पहले 15 होता था, 15 से 50 हुआ, अब तो SPF 250 तक चला गया, बल्कि 300 भी अभी लोग कर रहे हैं इसमें। बिकॉज उसमें ये हो जाता है कि आजकल रेजेस इतनी ज़्यादा है तो उसमें बिकॉज हम लोगों का लाइट्स भी हमारे पास जो घर में लाइट्स हमारी यूज़ हो रही होती हैं तो उसकी वजह से भी हमारी स्किन जो है डैमेज हो जाती है। बिकॉज बाहर इन्वायरमेंट में भी हमारे पास इतना पोल्यूशन है, तो आप हल्का सा लगा लें और फिर उससे ये हो जाता है कि एक प्रोटेक्टेड लेयर आपके फेस के ऊपर आ जाती है। तो इट्स वेरी एसेंशियल सबके लिए। अच्छा हरमीत, सबके लिए आपने कुछ सवाल करने हैं? जी जी जी। अच्छा, हम देखते हैं उमूमन ये बात भी की जाती है कि जो सन ब्लॉक है वो नॉर्मली बाहर अब जाते हैं तो उसके लिए जो ऑफिस में लोग काम करते हैं उनके लिए कितना ज़रूरी है वैसे? जी, उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है, स्पेशली लेडीज़ हों या मेल और फीमेल दोनों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आप
डायरेक्टली आपका एक तो डस्ट है, उसके बाद फिर आपको डेली डस्ट और फिर सन, बिकॉज आप जा रहे हैं चाहे आप गाड़ी में या जैसे भी जा रहे हैं सन एक्सपोजर होता ही है। तो आप अगर लगा रहे हैं उसमें यही है कि पहले आप सीरम भी यूज़ करें, बिकॉज विटामिन ई इज़ एसेंशियल। इसमें आप हमारे पास विटामिन सी इज़ वेरी एसेंशियल फॉर स्किन। वो आजकल बहुत अच्छे अच्छे सीरम्स आ गए हैं, हल्का सा 2-3 ड्रॉप्स आप सीरम लगाएं, उसके बाद हमारा आपका सन ब्लॉक लगा लें और फिर आप अपना हल्का सा फाउंडेशन, अगर फीमेल है अगर मेल है तो जस्ट सीरम लगा लें, नहीं तो हल्का सा सन ब्लॉक तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें बहुत यानी आपकी स्किन प्रोटेक्टेड रहती है, रिजुवनेट हर वक्त रहती है, हाइड्रेट रहती है, बिकॉज उसके अंदर ऐसे एलिमेंट्स डाले होते हैं कि स्किन हमारी हाइड्रेटेड रहे। अच्छा शुमारा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। सारी बातों की एक बात कि हमारे पास सारे ऑप्शंस हैं, वी हैव सो मेनी ट्यूटोरियल्स ऑल अराउंड। बच्चे देखते हैं, ख़वातीन देखती हैं, खुद अपना मेकअप करती हैं, लेकिन इतनी शदीद गर्मी में जितना पानी आप पिएंगे सर उतनी स्किन आपकी अच्छी रहेगी। तो ये जाते जाते एक काइंड सजेशन फ्रॉम आवर साइड, आपका बेहद शुक्रिया एक बार फिर से, और आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। मुझे अब्दुल रऊफ साहब को रणवीर को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।